I Nidhi, welcome to Nidhi Pathshala, and today we are going to study chapter 1 power sharing from class 10th democratic politics. So of course we should resume the tour of democracy that we started last year. तो हमें पता है कि of course हम आज class 10th की बात कर रहे हैं, but of course class 9th में जब हमने last year शुरू किया class 9th में civics पढ़ना, तब हम सब ने बहुत clearly समझा कि democracy क्या है, किस तरह से अगर हम देखें तो पावर शेयर होती है अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और किस तरह से समझना ये बहुत ज़रूरी था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग इन अ पार्ट 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर शेयरिंग, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि किस तरह से बेल्जियम एंड श्रीलंका के अंदर अगर हम देखें तो किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, बाद में क्या चेंजेस आए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की तो ये बहुत छोटा सा देश है. वो इतना छोटा है जितना अगर हम देखें, अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें तो इट इज़ मच स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. तो अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की तो ये अपने बॉर्डर शेयर करता है विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग. फाइन. और इसकी जो पॉपुलेशन है इट्स about little over 1 crore, about half of the population of Haryana. So we can actually see कि कितना differentiation है इन countries में और हमारी country की population में. Fine. सो अगर हम बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन की तो उससे पहले मैं समझाना चाहूँगी कि हम एथनिक से समझते क्या हैं. एथनिक, व्हाट डू वी मीन बाय एथनिक? सो बेसिकली इफ इन केस आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एथनिक, इट विल बी अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. तो अगर मैं एथनिक की बात करूँ, एथनिसिटी की बात करूँ, तो बेसिकली एक सोशल डिवीजन है जो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. जो पीपल दोज हु आर बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स, दे बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट. उनका सिमिलैरिटीज़ होती हैं और फिजिकल टाइप, कल्चर सेम होता है. अगर हम देखें तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल वैल्यूज़ हैं वो सेम, सिमिलर नेचर में होती हैं. सो दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी मीन बाय एथनिक. तो जो एथनिक कॉम्पोजिशन था बेल्जियम का वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा था. अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, उस कंट्री की यानी कि बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन की, तो जो 59% जो लोग थे वो बेसिकली क्या फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो डच लैंग्वेज बोला करते थे. क्लास 10th यू नीड टू बी वेरी श्योर, बिकॉज वेन एवर आई टीच इन माई स्कूल आई ऑलवेज मेक श्योर कि बच्चे को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 1 मार्कर के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, मोर ओवर 5 मार्कर के हिसाब से भी बनते हैं. तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ. कंट्री का जो बेसिकली कौन सी कंट्री? बेल्जियम. ठीक है. बेल्जियम का जो अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज. अब बात आती है अनदर 40% लोगों की. जो 40% लोग हैं, अभी हमने 59% लोगों की बात करी थी जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे. अब हम बात करेंगे उन 40% लोगों की जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं. अब जो बचे कुचे 1% हैं बेल्जियंस, वो जर्मन बोलते हैं. सो अगर हम देखें उनकी जो कैपिटल है ब्रूजल, वहाँ पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. फाइन. तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन शुरू हुआ. ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये एक्चुअल में काफ़ी रिच थी, पावरफुल थी. फाइन. तो ये रिजेंट करते थे एंड बेसिकली क्या था, दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी बिकॉज ऑफ कोर्स माइनॉरिटी लोग, मेजॉरिटी की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, मेजॉरिटी को ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, बट होता उसका बिल्कुल उल्टा था, वाइस वर्सा. क्योंकि ये फ्रेंच लोग जो थे ये माइनॉरिटी में थे बट ये काफ़ी रिच थे, पावरफुल थे. तो ये जो थी एक रिजेंटमेंट की फीलिंग थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी में, जो कि हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर. बहुत बाद में उनको जाके अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन का फ़ायदा जो है बहुत बाद में हुआ. इस वजह से काफ़ी टेंशन्स रहीं डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में. अगर हम बात करते हैं 1950 से 1960 के समय में, सो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूजल. और अगर हम बात करते हैं उस टेंशन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन अगर हम देखें इन कम्युनिटीज़ में कब ज़्यादा से ज़्यादा कौन से एरिया में थी, पर्टिकुलरली ब्रूजल में. क्योंकि ब्रूजल में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी. वहाँ ये प्रॉब्लम थी कि जो डच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे और माइनॉरिटी जो थे बेसिकली दे माइनॉरिटी इन द कैपिटल. फाइन. कंट्री के अंदर डच स्पीकिंग की मेजॉरिटी थी. सो
लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अब हमने बेल्जियम का प्रॉब्लम समझा, बेल्जियम की सिचुएशन समझी. नाउ वी आर शिफ्टिंग आर फोकस टुवर्ड्स श्रीलंका. श्रीलंका बेसिकली एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है वो, एंड इट्स जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तो अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट से यानी कि तमिलनाडु से, वो इट्स जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे. सो इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. तो हम सोच सकते हैं कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है, आप हरियाणा की पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं, और हरियाणा तो हमारा एक स्टेट है. फाइन. तो लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. अगर हम देखें, हम साउथ एशियन रीजन में अगर हम देखना शुरू करेंगे, डिफ्रेंसिएशन देखना शुरू करेंगे, तो हमें रियलाइज़ होगा कि श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है. मेजर सोशल ग्रुप जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो 74% कंप्राइज करते हैं. तमिल स्पीकर्स जो है वो 18% कंप्राइज करते हैं. सो बेसिकली अब ये तमिल्स के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स बन गए. बेसिकली तमिल नेटिव्स, उन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, और ये 13% थे पॉपुलेशन में. अगर हम बात करते हैं द रेस्ट, जिनके जो 4 फादर्स थे, दे केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. तो जब हम अधीन थे ब्रिटिशर्स के, उस टाइम पे ऑफकोर्स जो इनके जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो बेसिकली और तमिल नेटिव्स थे, जो बाकी बचे हुए लोग थे, उनके जो 4 फादर्स इंडिया से आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, दे वर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. फाइन. सो हम देख सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. तो अगर हम देखें तो बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स जो थे, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर था. तो ये जितने भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, ये बुद्धिस्ट थे, और मोस्ट ऑफ द तमिल्स जो थे वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे. सो देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड इन सिन्हाला. तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से एथनिक बाइफर्केशन है, डिफ्रेंसिएशन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. सो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशंस लाइक दिस. जस्ट अगर हम इमेजिन करें तो कितना डिफरेंट और वियर्ड सिचुएशन हो सकती थी. जैसे कि बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे जो थे डच कम्युनिटी के जो लोग थे, वो एडवांटेज लेते थे क्योंकि वो न्यूमेरिक मेजॉरिटी में थे, और बेसिकली दे वांटेड टू फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. फाइन. तो उस तरह से अगर हम देखें तो एक कन्फ्लिक्ट था जो उन कम्युनिटीज़ में था बहुत ज़्यादा. इस वजह से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मेसी पार्टीशन हुआ था कंट्री का. दोनों साइड में अगर हम देखें तो दोनों साइड से जो लोग थे वो कहते थे कि भैया हमारा कंट्रोल है ब्रूजल्स पे. वैसे ही अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो एंजॉय करती थी एक बहुत लार्ज मेजॉरिटी में, और दे एक्चुअली दे कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री. वो ये भी चाहते थे कि उनकी ही इच्छा के अनुसार सारा काम हो. सो नाउ विल लुक कि एग्जैक्टली क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. सो अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन इंडिया की या इन श्रीलंका की, तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है. अगर सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हो रही है. तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी बिलीफ जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कंट्री को रूल करने की जिस तरह से वो चाहे. फाइन. बाय डिसरिगार्डिंग, जबकि और इसको मद्देनज़र वो डिसरिगार्ड कर सकते हैं जो विशेज़ हैं, जो नीड्स हैं माइनॉरिटी की. फाइन. तो अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो श्रीलंका जो था वो इमर्ज हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. और बच्चों मैं ये बता दूं कि इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, तो श्रीलंका को हमसे सिर्फ 1 साल बाद आज़ादी मिली 1948 में. जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, दे जस्ट सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी. तो वो चाहते थे कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि उनकी डोमिनेंस हो गवर्नमेंट पे, उनका कंट्रोल हो, बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी. फाइन. तो एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारी मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जिससे सिन्हाला सुप्रीमेसी हो, जिससे सिन्हालीस कम्युनिटी को फ़ायदा हो. फाइन. तो हुआ क्या, 1956 की बात है, 1956 की बात है, जब एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये बताया गया कि they will recognize Sinhala as the only official language, thus डिसरिगार्डिंग तमिल. तो ये एक तरह का बहुत ऑफेंसिव स्टेप था जो इन लोगों ने उठाया. इसमें क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने एक एक्ट पास कराया जिसमें इन्होंने कहा कि हम सिर्फ सिन्हालीज कम्युनिटी को, सिन्हाला को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करेंगे और वी विल डिसरिगार्ड तमिल. सो गवर्नमेंट जो था दे फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉलो करना शुरू किया. जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन मिलती, सरकारी नौकरियाँ मिलती. तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया जिसमें जो स्टेट था इट शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. फाइन. तो इस तरह से गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोसीजर्स थे जो कि इनकलकेट हुए. सो पार्ट 1 में आज के लिए बच्चों इतना ही, बट पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड देन आई एम गोइंग टू टीच यू अकोमोडेशन इन बेल्जियम एज वेल. सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल.